हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कैश बुक के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भी कैश बुक का क्या मतलब होता है। तो कैश बुक का क्या मतलब होता है? कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। मतलब कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जहां पर आप कैश से रिलेटेड और कैश से पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं आप उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी बुक को हम जो है वो कैश बुक बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब होता है? इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर टू कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। हमें पता है कि कैश बुक की दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड जो है अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है, इसलिए हम उसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। लेकिन जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें अमाउंट के जो है वो दो कॉलम होते हैं, इसलिए हम इसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। अब ये दो कॉलम जो है किस कारण से होते हैं? जैसा कि हमें पता है कि आजकल जो है बैंक से जो है ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में होने लग गई है, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक के साथ जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट एंड पेमेंट जो है वो दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के थ्रू रहती हैं। मतलब कैश में भी रहती है, कैश के अलावा जो है बैंकिंग में भी जो है आपकी काफ़ी ट्रांजेक्शन रहती है। तो इस कारण से क्या होता है कि बिजनेसमैन जनरली ओपन एक करंट अकाउंट विद द बैंक। मतलब नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करता है कि बैंक के अंदर जो है एक वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन करता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक उस जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करता है। मतलब बैंक करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करता है, ठीक है ना, बट चार्ज ए स्मॉल अमाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट खोलने के लिए कुछ एक स्मॉल अमाउंट जो है चार्ज करता है, जिसको हम इंसिडेंटल चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है उस पर्सन को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के कारण जो है बैंक उससे कुछ छोटा मोटा खर्चा जो है वो ले लेता है। तो करंट अकाउंट के ऊपर जो है बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करता, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ एक उससे सर्विसेज वगैरह के रूप में कुछ चार्जेस करता रहता है। सो इसके एवज में बैंक में हम लोग जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बैंक में ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक अकाउंट ए फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड विच इज़ कॉल्ड पे इन स्लिप। हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली कि बैंक में जब कोई भी बिजनेसमैन जो है पैसे जमा करवाता है या चेक डिपॉजिट करता है तो ऐसी कंडीशन में वो एक पे इन स्लिप जो है वो फिलअप करता है। अब पे इन स्लिप जो है आपको इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, हमने HDFC बैंक की जो है पे इन स्लिप देखी है। तो यहाँ पर अगर यदि आप कैश जो है या चेक जो भी डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन भर के जो है बैंक के पास जमा करवाएंगे। इट कंटेन ए काउंटर फॉइल आल्सो विच इज रिटर्न टू द कस्टमर विद द सिग्नेचर ऑफ द कैशियर एज अ रिसिप्ट। मतलब ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जो डॉटेड मार्क है, तो ये वाली साइड जो है उसकी आपकी पे इन स्लिप की जो है आपकी काउंटर फॉइल कहलाएगी और इसको जो है सिग्नेचर करके जो है एज ए रिकॉर्ड के रूप में जो डिपॉजिटर है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये पे इन स्लिप है। तो नॉर्मली जो है बैंकिंग में ट्रांजेक्शन आपकी इस तरीके से होती है। अब ये तो थी डिपॉजिट्स की बात, ठीक है। इसके अलावा डिपॉजिट के अलावा जो है जब विड्रॉल करना होता है, कुछ पैसे वगैरह विड्रॉ करने होते हैं, तो बैंक जो है अपने कस्टमर को या बिजनेसमैन को जो है एक ब्लैंक फॉर्म देता है जिसको हम चेक बोलते हैं। द बैंक इशू ए ब्लैंक चेक फॉर्म्स टू द अकाउंट होल्डर फॉर विड्रॉइंग मनी। यानी कि पैसे विड्रॉ करने के लिए बैंक अपने कस्टमर को या बिजनेसमैन को जो है एक ब्लैंक चेक फॉर्म देता है जिससे वो पैसा जो है विड्रॉ कर लेता है। द डिपॉजिटर राइट द नेम ऑफ द पार्टी टू whom पेमेंट इज मेड आफ्टर द वर्ड्स पे प्रिंटेड इन द चेक। यानी कि चेक में जो वर्ड्स है पे का, चेक में कैसे होता है आपका, चेक में ये वाला जो पे वर्ड है, इस पे के वर्ड के बाद में उस जो पर्सन जिसको आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है आप उसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं
और उसको जो है वो पेमेंट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर पे टू मान लीजिए राम को करना है तो आपने यहाँ पे राम अकाउंट आपने राम लिख दिया तो राम को ये पेमेंट हो जाएगी। जितनी भी अमाउंट आपने उसको पेमेंट करनी है वो वर्ड्स में आ जाएगी, यहाँ पे आपकी फिगर में आ जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगा और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन के जो है वो सिग्नेचर हो जाएंगे जिसका बैंक अकाउंट है। तो ये जो है एक फॉर्मेट रहता है आपका चेक का। तो चेक क्या काम करता है कि किसी भी पर्सन को आपने पेमेंट करना है या कैश विड्रॉ करना है तो कैश जो चेक है उस कंडीशन में आपका वर्क करता है। इसके बाद जो है चेक के डिफरेंट टाइप्स हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीरर चेक। बीरर चेक का मतलब क्या होता है? ए बीरर चेक इज द वन इन विच द पेमेंट इज मेड टू द पर्सन बियरिंग और कैरिंग द चेक। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन उस चेक को बियर करता है यानी कि लेके आता है तो उस पर्सन को जो है पेमेंट हो जाती है। दीज चेक्स आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, दैट इज इफ यू आर कैरिंग ए चेक टू द बैंक यू कैन इश्यू द पेमेंट टू। यानी कि जो भी पर्सन उस चेक को लेके आता है बैंक उस पर्सन को जो है पेमेंट कर देता है। द बैंक नीड नॉट अदर अथोराइजेशन फ्रॉम द इश्यूअर टू बी अलाउड टू मेक द पेमेंट। यानी कि जिसके पास चेक होता है बैंक उसको पेमेंट कर देता है और बैंक इसके रिगार्डिंग जो है और कोई अथोराइजेशन जो है नहीं चेक करता है कि किस पर्सन को जो है वो पेमेंट की जा रही है। यानी कि जो पर्सन जो है बैंक के अंदर चेक लेके आएगा उस पर्सन को जो है पेमेंट कर दी जाती है। तो बीरर चेक जो है आपका नॉर्मली चेक होता है, इसमें आपने सिर्फ जो है पे आपने यहाँ पर जैसे मान लीजिए राम का नाम राम लिख दिया, आपने उसको 50,000 रुपीज़ का अमाउंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिख दिया, डेट मेंशन कर दी और जो है जिसका अकाउंट है अकाउंट होल्डर के जो है यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और मिस्टर राम या जिस भी पर्सन के पास वो चेक होता है वो बैंक में जाएगा तो उसको जो है वो पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप का चेक आता है ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक में क्या होता है? इन ऑर्डर चेक व्हेन द वर्ड बीरर इज स्टक ऑफ, मतलब ये जो बीरर वर्ड जो है इसको आप जो है काट देते हैं, ठीक है। इस वर्ड को अगर यदि आप काट देते हैं ओके बाय ड्रॉइंग ए लाइन द चेक बिकम एन ऑर्डर चेक। वो चेक जो है उसको हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। इट मीन्स द पेमेंट इज टू बी मेड टू द पर्सन whose नेम इज रिटन ऑन द चेक और हिज ऑर्डर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। यानी कि बीरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस हो गया? यहाँ पर जो है बीरर वर्ड काट दिया जाता है तो ये ऑर्डर चेक बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बैंक उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्सन वही है जिसके नाम से जो चेक इशू किया गया, फिर इसको जो है पेमेंट कर दी जाती है। क्लियर हो गया? मतलब बीरर चेक और ऑर्डर चेक में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चेक की टाइप आता है वो आता है क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस में आपका फॉलो होता है। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक्स आर जनरली क्रॉस्ड इन प्रैक्टिस। द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड डायरेक्ट टू द पार्टी ऑन द काउंटर। यानी कि काउंटर जो बैंक का काउंटर है उसके ऊपर जो है पेमेंट नहीं होती। इट इज टू बी पेड ओनली थ्रू ए बैंक। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द चेक इट इज सेड टू बी द क्रॉस, ठीक है। यानी कि जो आपका चेक है उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर में जो है दो क्रॉस लाइन हो जाती हैं तो इसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि जैसे हमने बीरर चेक आपने पीछे किया था, ऑर्डर चेक आपने देखा था, तो वहाँ पर आप बैंक में जाकर आप पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो क्रॉस चेक होता है इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलती है, ये बैंक के थ्रू पेमेंट मिलेगी। मतलब उस पर्सन के अकाउंट में वो अमाउंट जमा होगी, चेक जमा होगा, उसके बाद उसको पेमेंट मिलेगी। तो डिफरेंट टाइप आप इसमें दो क्रॉस भी डाल सकते हैं, पर्टिकुलर कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, अकाउंट पे भी डाल सकते हैं इसमें, एंड नॉट नेगोशिएबल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा समटाइम इसमें क्या होता है कुछ टाइप से जो है इसमें स्पेशलिटी भी आपकी इसमें आ जाती है। स्पेशलिटी क्रॉस चेक में क्या हो जाता है कि कई बार नेम के साथ जो है बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है। तो बैंक का नाम लिखने के कारण क्या होता है कि जो पेमेंट है उस पर्टिकुलर बैंक में ही डिपॉजिट्स होगा, मतलब जो चेक है उस पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट होगा जिस बैंक का नाम जो है वहाँ पर मेंशन है। अदरवाइज अगर यदि क्रॉस चेक है तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के किसी भी अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं। जैसे राम के नाम से राम आपने नाम लिखा है यहाँ पे और क्रॉस कर दिया तो राम का जहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर होगा वहाँ पर ये चेक जो है जमा हो जाएगा। लेकिन आपने उसके साथ अगर SBI लिख दिया, SBI बैंक लिख दिया,
तो राम का जो बैंक SBI बैंक में अकाउंट है तो वहीं पर ये चेक जो है जमा होगा। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक। आगे हम देखते हैं कि जो हमने डबल जो अमाउंट के कॉलम डाला है, तो डबल अमाउंट का कॉलम में क्या फ़र्क होता है कि जो आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक की ट्रांजेक्शन जो है आपकी कैश बुक में की जाती हैं। अब इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक बारी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स इज लार्ज, इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव ए सेपरेट अमाउंट कॉलम फॉर बैंक ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अंदर हम जो एक सेपरेट बैंक ट्रांजेक्शन्स का कॉलम ओपन कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डिंग दैम इन द जर्नल, यानी कि हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करने की बजाय हम कैश बुक में ही एक अलग से बैंक कॉलम बनाकर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि दिस हेल्प इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आपको क्या फ़ायदा करता है कि आपके बैंक की क्या पोजीशन है टाइम टू टाइम, ये आप उस कैश बुक से भी आप चेक कर सकते हैं। Just like cash transactions, all payment received in bank are recorded on the left hand side and all withdrawal and payment through bank are recorded in the right side। यानी कि जैसे आपको कैश रिसीव्ड होता था तो आप उसको लेफ्ट साइड में लिखते थे, कैश आप पेमेंट करते हैं तो आप उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो इसी तरीके से बैंकिंग में भी यही होता है कि बैंक में जो आपको पेमेंट मिलेगी उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर यदि आपने बैंक में पैसा विड्रॉ किया है या पेमेंट की है तो आप उसको राइट हैंड साइड में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कैश बुक में। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक और कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब आप बैंक में कैश जमा करवाते हैं और बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, बोथ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों की दोनों एंट्री जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में दोनों कॉलम है, कैश का भी और बैंक का भी। तो जब आप कैश बैंक में जमा करवाएंगे, विड्रॉ करेंगे, तो दोनों जगह इफेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स अपीयर इन कैश बुक इटसेल्फ। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक में आपका कैश इंक्रीज हो जाता है, कैश आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो आपका बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंड द सेम टाइम सेम अमाउंट एंटर्ड ऑन द राइट साइड इन द कैश अकाउंट, कैश कॉलम जो है। ठीक है, क्योंकि कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा तो कैश के तो राइट साइड में चला जाएगा और बैंक का आपका बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। क्लियर हो गई? यानी कि जब भी आप बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे या बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो आप जो है कैश बुक के दोनों साइड में जो है उस चीज की एंट्री मेंशन करेंगे। इसी तरीके से द रिवर्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा अगर यदि आपने कैश जो है बैंक से निकाला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप कैश कॉलम में डाल देंगे, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में आप उसको बैंक कॉलम में डालेंगे। अगेंस्ट सच एंट्रीज वर्ड सी, यानी कि जो भी आप ये एंट्री करेंगे तो उस एंट्री के आगे आप सी वर्ड यूज कर देंगे। सी वर्ड का मतलब क्या है? सी की अगर यदि हम फुल फॉर्म बोलेंगे, विच स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा, इज रिटर्न इन द लेजर फोलियो कॉलम इंडिकेटिंग दैट सेम एंट्री नॉट बी पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। यानी कि आप ये मेंशन करेंगे कि ये वाली जो एंट्रीज हैं आपकी लेजर अकाउंट में पोस्टेड नहीं है। इसके बाद है हम क्या करेंगे, द बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड इन द सेम वे एट द कैश कॉलम। जिस तरीके से हम कैश कॉलम का हम बैलेंस करते हैं उसी तरीके से हम जो है बैंक कॉलम का भी बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि बैंक कॉलम देयर कैन बी क्रेडिट बैलेंस आल्सो। यानी कैश कॉलम में तो क्या होता है कि हमेशा आपको डेबिट साइड ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बैंक कॉलम में कई बार क्या हो जाता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस ही मिल जाता है। तो वो कंडीशन होती है ओवरड्राफ्ट की, यानी कि बैंक से अगर यदि आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया है तो ऐसी कंडीशन जो है वो ओवरड्राफ्ट की होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है बैंक में क्रेडिट बैलेंस भी आपको मिल जाता है। ठीक है। द ओवरड्राफ्ट इज द सिचुएशन वेयर द कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है ना।
तो ऐसी कंडीशन में जो है हम उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब एक नई एंट्री इसमें आप ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हेन चेक रिसीव्ड। जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो किसी पार्टी ने आपको चेक दिया तो वहाँ पर दो कंडीशन आती है। तो चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अगर यदि आपने चेक को जो है बैंक में सेम डे डिपॉजिट करवा दिया, तो इन केस इफ चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन द रिसिप्ट साइड। ठीक है, समझ में आ गई। बैंक कॉलम में आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कारणवश आप जो सेम डे जो है बैंक में चेक जमा नहीं करवा पाते, तो डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन अनदर डे, किसी दूसरे दिन अगर यदि आपने उसको बैंक में जमा करवाया है तो उसका इसमें क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट इट इज ट्रीटेड एज ए कैश रिसीव्ड, यानी कि जिस दिन आपको ये चेक मिला है तो आप उसको कैश रिसीव्ड मानेंगे और उस दिन जो है आप उसको कैश कॉलम में रिसिप्ट साइड में उस चीज़ की एंट्री कर देंगे। उस अमाउंट की एंट्री करने के बाद फिर क्या होगा, जिस दिन आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट टू द बैंक इट इज शोन इन द बैंक कॉलम ऑफ द रिसिप्ट साइड डेबिट, क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, एंड इन द कैश कॉलम ऑन द पेमेंट क्रेडिट साइड। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। मतलब आप इसको इस तरीके से मानेंगे कि जैसे कि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है, यानी कि चेक अगर यदि आप किसी दूसरे दिन जमा करवाते हैं तो एक बार तो उसको कैश रिसीव्ड में डालेंगे, उसके बाद जो है उतने अमाउंट की आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। क्लियर होगी, जब आपको चेक मिलता है तो उसकी हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हेन चेक डिसऑनर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेक डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है। डिसऑनर ऑफ चेक इज मीन्स दैट द रिटर्न ऑफ चेक अनपेड। जब जो है किसी पार्टी के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करता है, तो उस बैंक को जो चेक है, बैंक उस चेक को जो है वो रिटर्न कर देता है। तो उस चेक को हम जो है क्या बोलते हैं, चेक डिसऑनर्ड बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज डिसऑनर्ड द बैंक विल रिटर्न द डिसऑनर्ड चेक एंड डेबिट द फर्म्स अकाउंट। यानी कि बैंक क्या करेगा, उस चेक को आप फर्म को जब वापस लौटा देगा और उस फर्म के अकाउंट को उतने रुपए से जो है वो डेबिट कर देगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें कैश बुक में क्या करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच चेक और इंटीमेशन फ्रॉम बैंक, या तो आपको चेक वापस मिलता है या बैंक से इंटीमेशन मिलती है, द फर्म विल मेक एंट्री ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक। यानी कि जितने रुपए की डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट थी उस अमाउंट से आप जो है कैश बुक में एंट्री कर देंगे। कहाँ पे, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में, और वहां पर जो है उस कस्टमर का नाम लिख देंगे जिससे वो आपको चेक मिला है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एंट्री चेक मिलने के टाइम में हुई थी, डिसऑनर्ड के टाइम में वो चेक की एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। दिस एंट्री विल रिस्टोर इन द पोजीशन प्रिवेलिंग बिफोर द रिसिप्ट ऑफ द चेक फ्रॉम द कस्टमर एंड इट्स डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है ना, समझ में आ गई ना। यानी कि जब आपको चेक मिला तो ऐसी कंडीशन में आप उस पार्टी का नाम लिखते हैं और बैंक अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं, लेकिन जब डिसऑनर हो जाता है तो उस पार्टी का नाम आप क्रेडिट में लिखते हैं और बैंक अकाउंट में आप उस अमाउंट को मेंशन करते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद जो है एक और इसमें ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। लेकिन जब बैंक जो है कुछ एक अपने चार्जेस जब किसी कस्टमर से चार्ज करता है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, इफ द बैंक डेबिट द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमीशन और अदर चार्जेस फॉर बैंक सर्विसेज द एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। यानी कि जितना भी बैंक ने चार्ज किया है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, कमीशन के रिगार्डिंग है या अदर चार्जेस के रिगार्डिंग है, तो आप उसको बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में उसको मेंशन कर देंगे। अगर यदि बैंक ने कुछ क्रेडिट किया है कुछ, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डेबिट साइड में आप उसको मेंशन कर देंगे कैश बुक में। तो ये सारा का सारा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था कि जब हम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं तो कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास एंट्रीज आती हैं, तो उनकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो एक बारी हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा और मिलेगी, यहाँ पर आपके दो कॉलम मिलेंगे अमाउंट के, एक तो कैश अकाउंट कैश का मिलेगा आपको और एक बैंक का मिलेगा। सेम क्रेडिट साइड में भी आपको कैश और बैंक,
बाकी जो डिटेल आपकी सेम रहती है। तो एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए ABC ट्रेडर्स की कुछ एक ट्रांजेक्शन्स है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है आपका, ठीक है, कैश बैलेंसेज है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। दो हैं आपके ओपनिंग बैलेंसेज, एक तो आपका बैंक का बैलेंस है और एक आपका कैश का बैलेंस है। इसके बाद जो है परचेज ऑफ गुड्स बाय चेक, आपने जो है गुड्स परचेज किया है चेक से, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो क्रेडिट में चला जाएगा। ये दोनों डेबिट साइड की आइटम होगी, ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब उसके बाद सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स को सेल कर दिया, तो ये वाला कैश में चला जाएगा, कहाँ पे, डेबिट साइड में, क्योंकि कैश आपका बढ़ रहा है, डेबिट साइड में चला जाएगा। ये वाला क्रेडिट साइड की एंट्री होगी और ये वाली आपकी डेबिट साइड की एंट्री होगी। इसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, आपने मशीन परचेज किए चेक से, तो बैंक का बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में ये वाली एंट्री आ जाएगी। सोल्ड ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे, उसी तारीख को आपने जो है डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक की आ जाएगी, बैंक में आ जाएगा आपका, डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी बैंक में, क्योंकि आपने सेम डे जमा करवा दिया। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश, कैश में आपने परचेज किया है तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये एंट्री आपकी क्रेडिट में चली जाएगी। परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, तो ये बैंक कॉलम में लिखी जाएगी, यहां से भी आपका कैश रिड्यूस है तो ये आपके क्रेडिट में चली जाएगी। चेक गिवन टू राम को चेक दिया है आपने, तो यहाँ पे भी आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, मतलब कैश विड्रॉ किया तो कैश में तो ये प्लस हो जाएगा और बैंक में ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बैंक में ये रिड्यूस हो जाएगा क्रेडिट साइड में और चेक के डेबिट साइड में आ जाएगा। रेंट की आपने पेमेंट की है चेक से, तो चेक से पेमेंट की है तो आपका ये रिड्यूस हो जाएगा बैंक बैलेंस और ये आपके क्रेडिट में चली जाएगी। और फिर आपने सैलरी पेमेंट की है, ये कैश में है, तो यहाँ भी आपका बैलेंस रिड्यूस हो गया, ये आपके क्रेडिट में चल जाएगा। तो अब डबल कॉलम कैश बुक में देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपने लिख दिया, ठीक है। नॉर्मली सेल थी हमारी, एक तो आपने कैश सेल्स की है और एक आपने चेक रिसीव किया है, सेम डे डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद जितना भी आपने परचेजेस किया है, कैश से जो परचेज किया है वो कैश कॉलम में आ जाएगा, बैंक में किया है आपका बैंक कॉलम में चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपके परचेजेस हैं। अब ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, आपने पैसा विड्रॉ किया है, ये पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो आपने पैसा विड्रॉ किया है तो आपने यहाँ पे बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आपने कैश लिख दिया, और यहाँ पर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, ये कैश कॉलम में यहाँ पर डेबिट में आपने 10,000 लिख दिया और बैंक की ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो लास्ट में आप जो है टोटलिंग करके जो है इनके आप बैलेंसेस कर लेंगे, ठीक है, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस CD आपका ये आपकी कैश बुक का आ जाएगा। तो इसमें एक बुक बात ध्यान रखने वाली और क्या है, व्हेन द बैंक कॉलम इज मेंटेन इन द कैश बुक, जब आप बैंक कॉलम को कैश बुक में मेंटेन करते हैं, द बैंक अकाउंट आल्सो नॉट ओपन इन द जर्नल में, सॉरी लेजर में आप जो है बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते। द बैंक कॉलम सर्व द पर्पज ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि जो बैंक कॉलम है वो आपके बैंक अकाउंट का पर्पज सोल्व करता है, ठीक है। एंट्रीज मार्क्ड विद C, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, आर इग्नोर्ड वाइल पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू लेजर, क्योंकि ये आपस में क्रॉस एंट्री है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई ना। दीज एंट्रीज रिप्रेजेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट अगेंस्ट द बैंक एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए जब आप इनकी पोस्टिंग करेंगे, जब आप रिलेवेंट अकाउंट्स में जब आप इनको ट्रांसफर करेंगे, तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है आप इनकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो ये सारा आज हमने जो है डबल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस किया है। अगर यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।